सी पोर्ट, इसको सी पोर्ट एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले तो यही अपने आप में एक क्वेश्चन है कि जो समुद्र के बंदरगाह होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं। तो आप सबसे पहले बताओगे व्हाट इज द सी पोर्ट। तो सी पोर्ट वे स्थान होते हैं जहां पर समुद्री मार्गों से आने वाले शिप जो वो स्टॉप करते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, वो बंदरगाह होती है। जहां पर वे अपना माल उतारते चढ़ाते हैं वो पोर्ट होता है। यानी एक बंदरगाह जो होती है, एक पोर्ट जो होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। एक को बोलते हैं हार्बर। हार्बर का मतलब एक समुद्र के किनारे का ऐसा स्थान जहां पर समुद्री मार्ग से आने वाले शिप रुक जाएंगे, आकर ठहरेंगे। फिर होता है पोर्ट। पोर्ट वो एक हैंगर होता है जहां पर आकर शिप लग जाएगा, उसको लॉक कर दिया जाएगा और क्रेन के द्वारा माल उतार और चढ़ा दिया जाएगा, वो पोर्ट होता है। जैसे आपने बस स्टैंड देखा होगा, बस स्टैंड के अंदर एक 4 दीवारी के अंदर एक कैंपस है जिसमें एक एंट्री गेट है, एक एग्जिट गेट है, उसके अंदर बस एंट्री कर गई। अब जब उसको किसी रूट पे जाना है तो उसको एक बूथ पे लगा दिया जाता है कि वहां से सवारियां उस बूथ की बैठेंगी कि भाई यहाँ से दिल्ली जाएगी, यहाँ से चंडीगढ़ जाएगी। तो ऐसा ही समुद्री मार्ग से एक बड़ा सा एरिया होता है समुद्र के किनारे पर, तो जहां पर आकर समुद्री जहाज रुक गए वो बंदरगाह कहलाएगा, बंदरगाह। उसको अंग्रेजी में बोलेंगे हार्बर, ठीक है। और जब माल को उतारना है उससे या उसमें माल और चढ़ाना है तो उसको हमने बिल्कुल हैंगर में लाना पड़ेगा और वहां लाकर उसको शिप को बांध दिया जाएगा और माल को क्रेन के द्वारा उतार और चढ़ा दिया जाएगा, वो है पोर्ट। तो सी पोर्ट जो है वो गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का अधिकांश व्यापार सी पोर्ट के द्वारा ही होता है। इसकी इंपॉर्टेंस के कारण आप यदि इंपॉर्टेंस की बात करें, आएगा एक सेंटेंस कहीं पर। पहले तो नॉर्मली बात कर लेते हैं। भारत जो है, जो पेनिनसुला इंडिया, वो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है और ईस्ट के अंदर बे ऑफ बंगाल है। हमारी लंबी कोस्ट लाइन है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को भी जोड़ ले तो 7517 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है। नए आंकड़ों के अनुसार ये 11,098 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो इस पर लंबी कोस्ट लाइन होने के कारण से हमें बहुत सारा पोर्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। कुछ नेचुरल पोर्ट है, कुछ हमने आर्टिफिशियली बना रखे हैं। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम होता है, घर्षण कम होता है। तो यहाँ पर यदि हम इंडिया के कोस्ट की बात करें तो जो वेस्ट कोस्ट है भारत का, अरेबियन सी वाला कोस्ट, उस पे ज़्यादा पोर्ट है। जो ईस्टर्न कोस्ट है बे ऑफ बंगाल वाला, उस पे कम कोस्ट है, वो पोर्ट है। तो इसके पीछे कारण क्या है? जो वेस्टर्न कोस्ट है वो एक सबमर्ज है, डूबा हुआ हिस्सा है, तो वो एकदम काफ़ी गहरा है, तो वहाँ पर समुद्री जहाज को किनारे पर आने में कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि जो पूर्वी कोस्ट है वो अपमर्ज्ड है, यानी वहाँ पर पानी की गहराई कम है, तो बड़े बड़े शिप को किनारे पर लाना मुश्किल होता है। इसलिए पूर्वी तट पर बंदरगाह कम है, पश्चिमी पर बंदरगाह ज़्यादा। इसके साथ साथ ये बात हमने बताई थी कि इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा, इसलिए इसको गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। यदि बात करें भारत के अंदर पोर्ट कितने हैं, तो भारत के अंदर कुल मिलाकर 12 बड़े पोर्ट हैं। आज की डेट में आप इनको 13 कह सकते हैं। अभी एक हमने क्वीन झिम नाम से एक केरल में गहरा पोर्ट बनाया है। तो 12 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, सी पोर्ट हैं भारत में, जिसमें कांडला, मुंबई, मारमागांव, मैंगलोर, कोचीन, तुतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप, हल्दिया और कोलकाता, ये प्रमुख हैं। आगे आएगा आपका, ठीक है। जो इंटरनेशनल इसके साथ साथ लगभग 200 के आसपास छोटे पोर्ट भी हैं भारत में। और जो इंटरनेशनल सी पोर्ट होते हैं इनका रख रखाव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो बाकी के रह गए माइनर, उनका रख रखाव करती है स्टेट गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट के अंतर्गत वे आते हैं। एक आता है आपका हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या होता है? हिंटरलैंड का मतलब होता है पृष्ठ प्रदेश। पृष्ठ प्रदेश का मतलब जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर मुंबई है, ठीक है। तो मुंबई का जो बंदरगाह है उसका प्रभाव क्षेत्र जितना है उसको बोलेंगे हिंटरलैंड। यानी एक बंदरगाह का प्रभाव कितने बड़े एरिया तक है, वो 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य हो सकता है, तो वो उसका हिंटरलैंड कहलाता है। हालांकि
यदि हम इतिहास में जाएं तो आपको याद होगा भारत में पहली जो रेलगाड़ी थी वो 16 अप्रैल सन 1853 को चली, मुंबई से ठाणे के बीच। जानते हो क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को भारत से रॉ मटेरियल लेके जाना था, चाहे वो कॉटन के रूप में था, शुगर केन के रूप में था, या वो मिनरल्स या ओर्स के रूप में था, और उनको पोर्ट्स तक ले जाना था ताकि उसको शिप में लोड किया जा सके। तो रेल लाइन इसलिए बिछाई गई थी कि स्थल तक माल पोर्ट से जो आए उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, और वहां से अंदर से वापसी में रेल आते समय रॉ मटेरियल लिया जिसको शिप में लोड करके इंग्लैंड तक भेजा जा सके। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि सबसे पहले जो रेलवे का विकास है वो बंदरगाहों के आसपास उनके इंटरलैंड में ही क्यों हुआ था, तो उसके पीछे ये कारण। ठीक, इसके साथ साथ यदि बात करें कुछ पोर्ट्स की, तो देखो हमें ज्योग्राफी के साथ कुछ हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। आज़ादी की कीमत हमने बहुत चुकानी पड़ी है। आज़ादी के साथ साथ हमारे देश के पार्टीशन भी हो गए। एक देश पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान बन गया, जिसमें हमारा इम्पोर्टेंट पोर्ट होता था कराची, वो वहाँ पर चला गया। इसलिए हमें कांडला को डेवलप करना पड़ा गुजरात में। इसी प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश अलग हो गया, जो बाद में 16 दिसंबर सन 71 को बांग्लादेश बन गया और आज़ाद देश हो गया। तो वहाँ पर भी एक पोर्ट होता था भारत का जिसका नाम होता था चिटगांव, चटगांव कह लो या चिटगांव कह लो। अब वो जाने के बाद हमें कलकत्ता के पास एक नया पोर्ट डेवलप करना पड़ा जिसका नाम है डायमंड हार्बर। ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कराची बंदरगाह का अलग देश में जाने के बाद हमें कौन सा पोर्ट डेवलप किया, वो है कांडला, और चिटगांव के बाद हमने कौन सा डेवलप किया, वो है डायमंड हार्बर।